हमारे बीच है प्रोफेसर बाबूलाल फड़िया। आपका ये पढ़ाने का सफ़र कैसे शुरू हुआ और शुरुआती शिक्षा के बारे में भी कुछ बताएं। मैं गांव का रहने वाला हूं और ऐसे गांव का रहने वाला हूं जो एक तरह से ट्राइबल क्षेत्र और पॉपुलेशन से घिरा हुआ है। मेरे गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं था। मेरा पहला बैच था जब हायर सेकेंडरी स्कूल उस गांव में खुला था और उस गांव का मैं एक तरह से हायर सेकेंडरी में फर्स्ट डिवीज़न पास होने वाला पहला विद्यार्थी था। और अंग्रेजी ऐसा विषय था कि जिससे सब डरते थे और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि पूरे राजस्थान में अंग्रेजी कंपलसरी में मेरे सबसे ज़्यादा अंक आए और बोर्ड की जो पुस्तिका छपती है उसमें मेरा नाम था। उससे मेरा हौसला बढ़ा और मैं आगे की पढ़ाई के लिए उदयपुर आ गया। उदयपुर में जब बीए में एडमिशन लिया तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर लिया और गांव का आदमी था, अंग्रेजी बोलना तो आती नहीं थी, लिख तो लेते ही थे। तो प्रोफेसर ने मुझे कहा कि तुम बोल नहीं सकते हो, ज़्यादा अच्छा है कि तुम अंग्रेजी विषय छोड़ दो और दूसरे विषय को ले लो। किंतु मैं जब निदेशक के पास गया तो उन्होंने कहा कि भाई सब्जेक्ट चेंज करने की जो तारीख है वो निकल चुकी है, अब तुम अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। तो अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ना पड़ा और उस वर्ष फर्स्ट ईयर में मैंने हाईएस्ट अंक इंग्लिश लिटरेचर में प्राप्त किए। उससे भी मेरा हौसला बढ़ा और फिर आगे जाकर के मैंने अपना माध्यम जो है पढ़ाई के लिए अंग्रेजी कर दिया और अंग्रेजी माध्यम होने से मुझे बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का अवसर मिल गया। एमए करके निकला, एमए में पोजीशन थी और ऐसी स्थिति में रिज़ल्ट आने के एक आध महीने बाद ही मेरा कॉलेज एजुकेशन में लेक्चरर के रूप में पोस्टिंग हो गया। अब पोस्टिंग हो गया तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा। 2-2.5 वर्ष तक मेरा चयन नहीं हुआ लोक सेवा आयोग से और ऐसी स्थिति में मैंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए अप्लाई किया और वहाँ मेरा चयन हो गया और मेरा पोस्टिंग मध्य प्रदेश के सबसे अच्छे कॉलेज गवर्नमेंट हमीदिया कॉलेज भोपाल में हुआ। भोपाल जैसे ही गया वहाँ मैंने पीएचडी का काम शुरू कर दिया। ये कौन से साल की बात है? तब आप कितने साल के थे और ये सन कौन सा था? ये था लगभग 71 में। वहाँ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से मेरा चयन हो गया और उसके बाद मैं सीधा भोपाल चला गया और भोपाल में मैं 4 वर्ष रहा और मैंने अपनी पीएचडी सबमिट कर दी। और मेरे इस पीएचडी का भी एक इतिहास है। इतिहास इस रूप में कि मैं ऐसे विषय पर करना चाहता था कि जिस पर बहुत कम काम हुआ है। मैंने मेरे सुपरवाइज़र को कहा तो उन्होंने मुझे एक पंक्ति में कहा कि भाई देखो, मैं तुम्हारा विषय नहीं समझता हूँ, किंतु अगर तुम अच्छा काम करके ले आओगे तो मैं पीएचडी थीसिस को आगे के लिए अग्रेषित कर दूंगा। तो मैंने प्रेशर ग्रुप्स इन इंडियन पॉलिटिक्स पर काम किया और उस समय इस विषय को ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंस के लोग छूते नहीं थे, केवल फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन करते थे, इनफॉर्मल का अध्ययन नहीं करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2 साल बाद मैं हैदराबाद में NIRD में एक ट्रेनिंग कोर्स के लिए गया। इस बीच में उदयपुर आ गया था और उदयपुर OTS में 2 वर्ष के लिए डेपुटेशन पे आ गया। जैसे ही मैं यहाँ आया इन्होंने मेरे को ट्रेनिंग के लिए NIRD भेज दिया, इसलिए कि ये ग्रामीण विकास पर जोर देते थे और मेरे को ग्रामीण विकास के बारे में बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था। तो मैं 15-20 दिन 21 दिन की ट्रेनिंग करके आया और उसके बाद मैंने यहाँ काम अपना प्रारंभ किया। उन्हीं दिनों जब मैं हैदराबाद गया तो मैं यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर से मिलने गया, बड़ा नाम था उनका, जो बाद में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने। तो जब मैंने अपना परिचय दिया तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, अरे
तुम्हारी किताब जो प्रेशर ग्रुप है वो तो हम हमारे बच्चों को फोटो स्टेट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसा एक तरह से शुरुआत हो गई और फिर राजस्थान में आ गया। राजस्थान में आने के बाद जोधपुर यूनिवर्सिटी में मैंने अपना आवेदन किया एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने यहाँ से नौकरी छोड़ी और मैं एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में जोधपुर यूनिवर्सिटी में चला गया। ये कौन से साल की बात है? ये थी 1986 में। 1986 में जब चयन हुआ तो सबको बड़ा आश्चर्य था। आश्चर्य इस रूप में था कि उनका ये मानना था कि तुम और कहीं भी सेलेक्ट हो जाते कोई बात नहीं, किंतु जोधपुर में तुम्हारा सिलेक्शन होना आसान नहीं था। किंतु प्योरली मेरिट के आधार पर प्रोफेसर एल.एस. राठौड़ उस समय विभागाध्यक्ष थे, बड़ा नाम था उनका, उनकी चलती भी थी और उनका निर्णय अंतिम होता था। ऐसी स्थिति में मेरा चयन हो गया और उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम अपना काम चुपचाप करते रहो, तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। तो मैं अपना काम करता रहा आराम से। और फिर यूनिवर्सिटी में दो बातें हैं, एक तो आप कुछ भी काम न करना चाहो तो दूसरे धंधे बहुत सारे कर सकते हो, और दूसरा आप काम करना चाहो तो आपको बहुत समय मिलता है। तो मेरा 2-3 घंटे की यूनिवर्सिटी की क्लासेस थी, मैं जाता सुबह 9 बजे जाता और 11:30-12 बजे घर आ जाता। बस 24 घंटे मेरे पास थे और मैं अपने काम में लग गया। अब जब काम में लग गया तो मैंने ये देखा कि हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए जो लोक सेवा आयोग की और सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठते हैं उनके लिए अच्छी किताबें नहीं हैं। 1-2 विषय पर अच्छी किताबें हैं तो बाकी बहुत सारे विषय हैं उन पे अच्छी किताबें नहीं हैं। तो मैंने एक तरह से उस क्षेत्र में काम करना शुरू किया और सबसे पहले मेरी किताब लोक प्रशासन की जब तैयार हुई तो मेरे पब्लिशर ने कहा कि देखो लोक प्रशासन पे बड़े बड़े लोग बैठे हुए जिनकी किताबें पढ़ी जाती है। बड़ा नाम था उनका, S.R. माहेश्वरी थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, C.P. भामरी थे राजस्थान यूनिवर्सिटी में, प्रभुदत्त शर्मा थे राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम इनके सामने कहाँ टिकोगे। भाग्य ने साथ दिया और परिणाम ये रहा कि मेरी किताब आई, 2100 का एडिशन जो है 1.5 साल में ही ख़त्म हो गया। लोगों ने पसंद किया, फिर उसके बाद उसका रिवीजन किया और धीरे धीरे उस किताब को परिमार्जित करते रहे। इसी बीच में वर्ल्ड बुक फेयर होते थे। मैं प्रतिवर्ष वर्ल्ड बुक फेयर में जाता था और वर्ल्ड बुक फेयर में कई विद्यार्थियों से मेरी मुलाकात होती थी जो मेरी किताबें पढ़ते थे, क्योंकि मेरा पब्लिशर स्टॉल लगाता था, बहुत बड़ी स्टॉल होती थी। और ऐसी स्थिति में उन विद्यार्थियों की डिमांड थी कि साहब ये किताब अंग्रेजी में क्यों नहीं है। तो मैं 2-4-6 साल तो देखता रहा। मैंने कहा अंग्रेजी में हाथ डालना बहुत आसान काम नहीं है, किंतु मैंने हिम्मत की और इंग्लिश में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो दोनों पेपर सिविल सर्विसेज में हैं उनको तैयार किया। और मज़े की बात ये रही कि मेरी जो हिंदी मीडियम वाली जो किताबें सेल होती है और स्टूडेंट पढ़ते हैं उससे ज़्यादा अंग्रेजी का स्टूडेंट उन किताबों को पढ़ने लगा। तो निश्चित रूप से हौसला तो बढ़ना ही था। उसके बाद मैंने दूसरे क्षेत्रों में काम करना शुरू किया और मेरा खास विषय है काम करने का भारतीय शासन एवं राजनीति, भारत में राज्यों की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। इन पर मैंने बहुत अधिकारपूर्ण ढंग से लिखा है और लोगों ने उसको पसंद किया है। बढ़िया साहब, आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन आपसे खुद से पूछा जाए कि आपकी लिखी हुई किताबों में से सबसे ज़्यादा आपको कौन सी पसंद है तो किस किताब का नाम लेंगे और क्यों? अंग्रेजी में मेरी किताब है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स और हिंदी में भी वही किताब है भारतीय शासन एवं राजनीति। ये दोनों मेरे बड़े प्रिय विषय हैं और इनमें सारी संविधान वगैरह की बातें होती है। मैं बराबर टच में रहता हूँ, अप टू डेट रहता हूँ। और मज़े की बात यह है कि उन किताबों को इस ढंग से मैंने प्रस्तुत किया है कि उसमें कोई एक भी मिस्टेक फैक्चुअल
कोई पकड़ नहीं सकता। तो आज भी वो किताबें, किसी का 25वां एडिशन आ गया, किसी का 20वां एडिशन आ गया, और ठीक ठाक मार्केट पसंद कर रहा है। अच्छा, अब स्थिति क्या हो गई है कि लेखन में आपको मार्केट फ्रेंडली होना पड़ेगा। आज का विद्यार्थी किताबें नहीं पढ़ता है। उस क्यों नहीं पढ़ता है, उसका कारण भी हमने पता लगाया कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्लासेस नहीं होती है। टीचर क्लास में जाता ही नहीं है। टीचर को पता ही नहीं है कि अच्छी किताबें कौन सी है और मेरे विद्यार्थी को मैं अच्छी किताबें कौन सी अनुशंसित करूं। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी थोड़े दिन तो भटकता रहता है और फिर बाजार में जो मिलता है वो उठा लाता है, और ऐसी स्थिति में परीक्षा दे देता है, पास तो हो ही जाता है। तो ये एक बड़ा कारण है। तो मैंने मार्केट फ्रेंडली बुक्स को लिखने में भी रुचि ली है। बढ़िया साहब, अब थोड़ा सा जब शिक्षा का जो स्वरूप उस ढंग से बदला है कि तकनीक का ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया, और अब कोविड-19 के बाद ये भी हो गया है कि जो सीधी शिक्षा थी, यानी जिसमें शिक्षक और छात्र सामने आमने सामने बैठते थे, इसके बजाय हो सकता है कोई डिजिटल माध्यम से पढ़ें। और किताबें भी, जब आपके सामने किताबें है ही नहीं, तो किताबें भी डिजिटल माध्यम से लोग पढ़ने लगे। ऐसे में नई तकनीक के साथ आपकी पुस्तकें कैसे समावेश कर रही हैं? वैसे हमारा पब्लिशर जो है वो भारत के कुछ इन्ने गिने पब्लिशर्स में है। बहुत बड़ा पब्लिशर है, उसका बहुत बड़ा काम है। तो वो पिछले 2-3 वर्ष से इस लाइन पर भी सोच रहा है, और उन्होंने अपनी पुस्तकों को सारा का सारा वेबसाइट पर और इस पे देना शुरू कर दिया है। तो विद्यार्थी अगर खरीदना चाहता है तो वो एक मैसेज भेज देगा, किताब उसके घर 3 दिन में पहुंच जाती है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि सारी नई टेक्निक और वो सारी हमें मजबूरी में अपनानी तो पड़ी है, किंतु जब तक हमारी टेबल पर रियल में पुस्तक नहीं हो तब तक पढ़ने का मन नहीं होता है। मैं मेरे पोतों को देखता हूँ, वो दोनों बेटे जो हैं वो पढ़ते हैं, कोई मोबाइल से पढ़ता है, कोई लैपटॉप से पढ़ रहा है, किंतु मैं उनके मन की भावना को समझ रहा हूँ कि उनको एक्चुअल में किताब चाहिए, कि भाई किताब तो हमारे पास होनी ही चाहिए। और आज का युग बड़ा प्रतिस्पर्धा का युग है। इस प्रतिस्पर्धा के युग में जितनी सुविधा विद्यार्थियों को मिले उतनी कम है। डिजिटल मिले, नेट से मिले, किंतु उसके साथ साथ जो दूसरी किताबें हैं वो भी बराबर मिलनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी की रुचि बनी रहे पढ़ने में और वो प्रतिस्पर्धा में ठहर सके। प्रतिस्पर्धाएं और ख़ास तौर पर प्रतियोगिताएं, इसके लिए एक नई घोषणा भी की गई है कि एक सेंट्रल एंट्रेंस टेस्ट होगा। ये बताएं कि ये जो कदम है, ख़ास तौर पर जो प्रतियोगिता देने वाले बच्चे हैं जिनको नौकरी की चाह है, उनके लिए कैसा कदम है? वैसे कदम तो बहुत अच्छा है। अब सवाल ये है कि अच्छी चीज़ को हम उसका क्रियान्वयन कैसे करते हैं, सारी चीज़ इस पर निर्भर है। अगर क्रियान्वयन बहुत ढंग से, प्लानिंग से, सही ढंग से करें तो, क्योंकि इस लाइन पर हमें आगे सोचना तो पड़ेगा। आज कोई भी परीक्षा होती है उसमें 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख बच्चे बैठते हैं और वो अपना टाइम ख़राब करते हैं, पैसा ख़राब करते हैं, और रिजल्ट में क्या होता है, 2000 बच्चों को हम पास करते हैं, तो बाकी की तो एनर्जी वेस्ट हो गई। तो सबको एक तरह से एलिजिबल तो बना दिया जाएगा, किंतु फिर अलग अलग एग्ज़ाम तो कराना ही पड़ेंगे आपको। जिस पोस्ट के लिए है, टेक्निकल है तो उसके लिए अलग होगा, मैनेजमेंट की पोस्ट है तो उसके लिए अलग होगा, ऑफिस के लिए है पोस्ट तो उसके लिए अलग, तो वो एग्ज़ाम तो आज भी कराने पड़ेंगे। तो अब इस पर बड़ा गंभीर चिंतन और मनन होना चाहिए। एकदम एट रैंडम जनता को खुश करने के लिए ऐसे निर्णय लेना, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दबाजी होगी। प्रोफेसर फड़िया, वे बच्चे जो प्रतियोगिता देना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, उन्हें क्या सलाह देंगे? कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें? स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी चीज़ मैं ये मानता हूँ टाइम मैनेजमेंट। आज का विद्यार्थी टाइम मैनेजमेंट को बिल्कुल नहीं समझता, उसको पता ही नहीं है कि मेरे पास कितना टाइम है। और वो अगर आप बात करो, कोई काम बताओ, तो वो जवाब क्या देता है, मेरे पास समय नहीं है। विद्यार्थी क्या, दूसरे लोगों से भी पूछो, आप ऑफिस में भी आप पूछोगे, वो कि साहब समय नहीं है। अरे भाई, भगवान ने सबको 24 घंटे दिए, तुमको भी 24 घंटे दिए। अब इस 24 घंटे का मैनेजमेंट तुम कैसे करोगे, मैक्सिमम कैसे,
और मेरा ये मानना है कि अगर हमें जो समय मिला है उसका 20% हम ढंग से यूज कर लें तो हम बहुत टॉप पर पहुंच सकते हैं। किंतु होता क्या है, हम में से अधिकांश लोग, विद्यार्थी या कोई दूसरा भी, मुश्किल से 3 और 5% के बीच में अपना समय यूज करते हैं, बाकी सब अपना समय हम बर्बाद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनमें ऐसी आदत डाली जानी चाहिए कि भाई तुम्हें जो समय है 24 घंटे का, तुम 20% यूज कर लो, दैट इज एनफ। इवन आईएएस में मैंने देखा है, मैं तो कई विद्यार्थियों के संपर्क में रहा हूँ। हर साल बच्चे आते हैं, मिलते हैं बाहर से, यूपी से, बिहार से, उनके फ़ोन आते रहते हैं, तो उनसे ये सारी चीज़ें पूछता रहता हूँ। तो मेरे को थोड़ा सा प्रैक्टिकल अनुभव भी है कि वही बच्चे निकल जाते हैं जो 15 और 20% समय का ठीक प्रकार से प्लान्ड वे में यूज करते हैं। ये प्लांट वे में यूज़, और वो भी तब जब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, ख़ास तौर पर मोबाइल और दूसरे गैजेट्स, इस तरह की चीज़ें, ये कैसे करे एक विद्यार्थी? हाँ, ये एक बड़ी समस्या है कि मोबाइल की पेरेंट्स आजकल बहुत एक तरह से चिंतित भी हैं कि बच्चा मोबाइल, और मोबाइल पे कई सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि वो दिन भर गेमिंग में लगा रहता है। तो एक तो बच्चे को स्मार्टफोन नहीं देना चाहिए, कम से कम 10वीं तक तो। जैसे मेरे यहाँ मेरा छोटा बच्चा है जो अभी 12वीं में है, तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम की, तो उसको मैं कहता हूँ भाई सब तेरे दोस्तों के पास स्मार्टफोन है, तू भी लिया। तो वो स्ट्रिक्टली ना कहता मेरे को नहीं चाहिए फ़ोन, मेरे को ये पढ़ना है तो मैं पापा का फ़ोन ले करके उन फ़ोन से काम में लूँगा और वापस दे दूँगा। तो एक तो बच्चे को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा, फ़ोन से आप बचो। मैंने आपको बताऊं कि अभी तक स्मार्टफोन नहीं है, और मैंने बहुत सोच समझ के स्मार्टफोन, और क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मेरा नंबर चला गया तो मेरे पास तो सैकड़ों मैसेज आएंगे, और मेरे लिए उनको खुश रखना, उनका जवाब देना बड़ा भारी काम होगा। तो मैं 100% उससे बचा हुआ, और मेरा काम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई ज़रूरत भी नहीं लगती है। प्रोफेसर पढ़िया, जब आप पढ़ते हैं तभी लिख पाते हैं, तो ज्ञानार्जन आपने किया और अपने शिक्षण और बतौर लेखक आपने उसे बांटा भी। ये ज्ञानार्जन की परंपरा इस देश में चलती रहे, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे जाते जाते? ज्ञानार्जन के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट से आप कहीं भी ऊपर नहीं जा सकते। सरफेस पर तो आप रह सकते हैं, किंतु ऊपर जाना है तो आपको प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा, और तरह तरह की चीज़ें पढ़नी पड़ेगी जो आपके लिए उपयोगी है। मैगजीन भी पढ़ना पड़ेगा, अखबार भी कई आते हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, नेट में भी आपको देखना पड़ सकता है तो देखना चाहिए। और ऐसी स्थिति में आपको जहाँ से भी ज्ञान मिले, और इवन आज तो स्थिति ये कि हमारे समाज में कई रिटायर्ड लोग ऐसे हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, आईएएस, ऐसे, उनके पास विशाल अनुभव है। हम अपने बच्चों को प्रेरित तो करें कि भाई थोड़ा अंकल के पास जाके आधा घंटा मिल के आ जाओ, बैठ के आ जाओ। क्या पता वो 2 बात ऐसी कहते हैं जो उसके जीवन में काम आ जाए। मैंने तो खुद मेरे बारे में ये सारी चीज़ें देखी है। तो ज्ञानार्जन के लिए दूसरी बात क्या है, ज्ञानार्जन के लिए आप में जील होने से, उत्साह होना चाहिए। अगर जील नहीं है, उत्साह नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है। तो उत्साह पैदा करें, एक तरह से छोटे बच्चों में उत्साह पैदा करें, तो नेचुरली वो तैयार हो जाएंगे ज्ञानार्जन के लिए। जैसे एक खिलाड़ी है, अब उसकी रुचि गेम में ही है, तो उसको गेम की किताबें ला करके और ये सारी चीज़ें, तो क्या पता वही क्रिकेट का बहुत अच्छा नेशनल लेवल का प्लेयर हो जाए। तो ज्ञान तो अब विविध प्रकार का हो गया है, कोई एक किताबी ज्ञान ही दैट इज़ नॉट एनफ। मैं कई बार देखता हूँ कि जीवन में एक रास्ता बंद होता है तो 5 दूसरे खुल जाते हैं। हम बच्चे को ये तो तैयार करें कि भाई तू कोई बात नहीं, इस परीक्षा में बैठा है, सफल नहीं हुआ, तेरे अभी तो 4 और बाकी हैं, तू ट्राई कर। अच्छा, मैं जब स्टूडेंट था तो मेरा एक सिद्धांत था कि कहीं सिलेक्शन होना हो, इंटरव्यू के लिए जाओ, और अगर आप 10 इंटरव्यू देते हो तो 2 जगह आपका चयन हो जाएगा। आप एक ही दो तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका चयन हो जाए।
तो थोड़ा सा आपको विविधतापूर्ण दृष्टिकोण लेकर के चलना पड़ेगा। प्रोफेसर बाबूलाल फड़िया, आपका बहुत बहुत आभार।